बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ये 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब थी जब भारत ने जंगे सितंबर की रिवायत दोहराते हुए एक बार फिर रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमले का जवाब पहले ही पैदा कर लिया था, जिसे नई दिल्ली ने फौरी तौर पे पाकिस्तान से जोड़ा और सिर्फ 2 हफ्तों में तफ्तीश मुकम्मल करने का दावा भी कर दिया। ये वही उजलत थी जिसने इस पूरे बयानिए को मशकूक बनाया। भारत शायद ये समझ रहा था कि पाकिस्तान या तो जवाब नहीं देगा या उसकी सलाहियत नहीं, लेकिन उसके ये तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के मामले में किसी भी इब्हाम का शिकार नहीं रहा। 1998 में मई के महीने में ही पाकिस्तान ने जौहरी धमाके करके भारत पर यह बावर करवा दिया था कि उसका सामना भी अब एक जौहरी ताकत से ही है। 28 मई के उस तारीख साज दिन को पाकिस्तान दुनिया की पहली मुस्लिम और 7वीं एटमी ताकत के तौर पर उभरा, जिसकी जर्री अफवाज अपनी सरहद के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। ये वो हकीकत है जो गुज़श्ता बरस मई में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई जंग को एक हसास और खतरनाक सतह पर ले गई, जहां 2 जौहरी ताकतें आमने सामने थी। जमीनी महाज के साथ साथ फजा में जो कुछ हुआ उसने जंग का रुख मुतय्यन कर दिया। पाकिस्तानी शाहीनों ने न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि जदीद हिकमत अमली के तहत दुश्मन के मुताद्दिद जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें जदीद राफेल तैयारे भी शामिल थे। यही वो लम्हा था जब भारत को पसपाए इख्तियार करते हुए जंग रोकने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी सदर ट्रंप तो बारहा भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र करते रहे। वो कभी ये तादाद 8, कभी 10, कभी 11 और कभी 12 बताते हैं, जिससे इस मार्के में भारत की हजीमत जाहिर होती है। सदर ट्रंप पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस जंग में उनकी शुजाअत के बायस ही उनके गर्विदा हैं, जिसके बायस पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका का एतमाद हासिल हुआ और अब पाकिस्तान दुनिया का सिफारती दारुल हुकूमत बन चुका है, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तुर्क मीडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें पाकिस्तानी फजाइया के मौकिफ को बयान करते हुए कहा गया कि मई 2025 की उस बड़ी फजाई झड़प में पाकिस्तान ने किल चेन हिकमत अमली के तहत फजाई बरतरी हासिल की। उस हिकमत अमली में साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट निगरानी, डेटा लिंक सिस्टम्स और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत शामिल थी, जिसके बायस दुश्मन की हर नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखी गई और बरवक्त कार्रवाई मुमकिन बनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक उसी मरबूत निजाम के तहत भारतीय तैयारों को निशाना बनाया गया, जो जदीद जंगी हिकमत अमली की एक वाज़ेह मिसाल है। दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि उस जंग के बाद न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान की भारत पर अस्करी बरतरी को तस्लीम किया गया। दुबई एयर शो में खुद भारतीय फजाइया के अफसरान की जानिब से पाकिस्तानी JF-17 थंडर के साथ तस्वीर बनवाना एक अलामती लेकिन मानी खेज लम्हा था, जो पेशावराना सतह पर उस कामयाबी के एतराफ की अक्कासी करता है। जबकि बांग्लादेश, लीबिया और इंडोनेशिया समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से JF थंडर 17 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के ऑर्डर्स दे दिए गए। दूसरी जानिब अमरीकी थिंक टैंक स्टेमसन सेंटर ने खबरदार किया कि मई 2025 का यह 4 रोजा तसादुम महज एक वक्ती बहरान नहीं बल्कि जनूबी एशिया के सिक्योरिटी ढांचे में एक खतरनाक तब्दीली की निशानदही करता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत अब रिवायती जंग को एटमी हद से नीचे रखते हुए वसअत देने की हिकमत अमली पर चल रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल की जंगें ज्यादा तेज, ज्यादा गहरी, ज्यादा तबाहकुन होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मंजरनामे में एक मामूली चिंगारी भी बड़े तसादुम में बदल सकती है, क्योंकि जदीद हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, साइबर जंग और सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली गलत मालूमात किसी भी बहरान को तेजी से बढ़ा सकती हैं। और आइंदा अगर कोई बड़ा बहरान पैदा हुआ तो उसे कंट्रोल करना बड़ी ताकतों के लिए भी आसान नहीं होगा। इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान की कारकर्दगी न सिर्फ अस्करी महाज बल्कि हिकमत अमली के एतबार से भी अहमियत इख्तियार कर जाती है। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद खतरात खत्म नहीं हुए। भारत ने अपनी हिकमत अमली का रुख बदलते हुए खामोश लेकिन खतरनाक महाज पे तवज्जो मरकूज कर रखी है, और वो है पानी। पाकिस्तानी दरियाओं के पानियों पर दबाव और डैम्स की तामीर इस बात की निशानदही करती है कि भारत आबी वसाइल को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। यह एक ऐसा मसला है जो किसी भी वक्त बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान ने इस मामले पर भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया और सिफारतकारी को तरजीह दी। यह एक जिम्मेदार रियासत का रवैया है जो जंग की बजाय मसले का हल चाहती है, लेकिन उसका मतलब यह हरगिज नहीं कि पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं जानता। दूसरी तरफ भारत
पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश जारी है। ये एक तवील मुद्दती हिकमत अमली है जिसका मकसद बराह रास्त तसादुम की राह इख्तियार किए बगैर पाकिस्तान को मसरूफ रखना है। इन तमाम हालात में एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई तौर पर मजबूत है बल्कि जदीद जंगी तकाज़ों से भी पूरी तरह आगाह है। फजाई बरतरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और फारी रद्द-ए-अमल की सलाहियत ने उसे एक मौसर कुव्वत बनाया है और इस कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद कबूल हो, क्योंकि यह कौमी तारीख का वो लम्हा है जिस पर बजा तौर पे फख्र किया जा सकता है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एक्सपर्ट है, इस पूरे मंजरनामे के ऊपर गहरी नजर रखी और उनके तज्जिए बड़े मारूफ हुए। मेरी मुराद एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल है कि भारत ने पहलगाम वाक़े को फौरी तौर पे पाकिस्तान से जोड़ के जो बयानिया तश्कील दिया था, उसके पसे पर्दा जो सियासी और स्ट्रेटेजिक मकासद थे, आप क्या समझते हैं कि उसमें किस हद तक नाकामी हुई और भारत को अब तक क्या खिफ़त उठाना पड़ी? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए जी, ये एक टर्निंग पॉइंट था साउथ एशिया में। ये जो मार्के हक का जो वॉर थी मई 2025 में, इसके अंदर जो इंडियंस की एस्पिरेशंस थी वो खाक में मिल गई और वो जो चाहते थे वो नहीं हो सका। और वो एक किस्म की तैयारी कर रहे थे मिस्टर मोदी के जी, जो जब इंडिया के अंदर राफेल आएगा तो उनके पास एक ऐसी ताकत आ जाएगी जिससे वो पाकिस्तान एयरफोर्स को और इन जनरल पाकिस्तान को वो दबाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर वो अपना जो एजेंडा था उनका इन दफ्ता का वो लेके आगे चलते रहे और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम का। जब ये ऑपरेशन उन्होंने किया तो उनके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनको पहले 1 घंटे के अंदर जो है ना वो लुटा देगी। और जब ये ऑपरेशन हुआ, उनके 8 जहाज़ गिरे। एक अजीब सा सिनेरियो बन गया इंडिया के लिए, और इंडिया का जो दबदबा था और जो उनका गरूर था वो खाक में मिल के रह गया। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई हैं, आपने भी देखा कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में जितनी उनको मार पड़ी और उन्होंने घुटने टेक दिए और फिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आगे जाके अमेरिकन के थ्रू जो है जंग को रुकवाने की कोशिश की। तो एक सीज फायर को जिसको आज भी इंडिया नहीं मानता कि वो किसी के सालिस के पास गए थे, बट सारी दुनिया को पता है कि इंडिया का क्या हाल था उसमें। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी हमारी कामयाबी थी वो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ एयर पावर थी, जिसके अंदर हमने 1 घंटे में इंडिया के नाको चने चबवा दिए और उनके 8 जहाज गिरा दिए। और इसका क्रेडिट जो है हमारे चीफ मार्शल बाबर सिद्धू को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ये ऐसी एक एयरफोर्स खड़ी की जो कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ऊपर ऑपरेट कर रही थी, जिसके अंदर साइबर, EW, स्पेस और UAVs ये सारे मिला के एक इंटीग्रेटेड कमांड के तहत जो थे वो अप्लाई किए गए इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया जो है इसका जवाब नहीं दे सकी। अब आप आ जाइए कि आज इंडिया कहाँ खड़ा है या इंडिया की क्या सिचुएशन है। आपने देख लिया कि नेट। अच्छा सर, आप जब तज़किरा कर रहे हैं तो मेरा इसी में सवाल ये कि पाकिस्तान ने भारतीय हमले के जवाब में जो फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया, तो उसकी बुनियाद आप क्या समझते हैं कि किस तरह की अस्करी इंटेलिजेंस जो है या मरबूत निज़ाम के ऊपर रखी गई? दुनिया तो वर्ताए हैरत के अंदर मुब्तला। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि जो जंगें जीती जाती हैं वो जो है वो कौमें जीती हैं जो कि अपनी फौज के पीछे खड़ी हों या फौज के आगे जो है उसकी कौम होती है। तो ये तो एक सबसे बड़ा क्रेडिट ये था कि एज अ नेशन वी वर वन एंड वी वर सपोर्टिंग पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर दूसरी बात यह है कि वो फौज जंग जीतती है जिसके सिपा सालार जो हैं वो बहादुर होते हैं। और आप देखें कि जी हमारे जो हमारी लीडरशिप है आर्म फोर्सेस की, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ मार्शल बाबर सिद्धू और एडमिरल नवीद अशरफ हैं, इन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस को या सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। और जब आपकी कौम के अंदर वो वल्वला हो और वो रिजॉल्व हो जंग जीतने का, तो आपको तो कोई हरा नहीं सकता जब आपकी कौम भी आपके साथ हो और आपका इक्विपमेंट भी ऐसा हो और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो। अब आप देखें कि पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि जब हमने
ये मार्के हक का ऑपरेशन शुरू हुआ, तो इसमें हमने जो है इंडिया को फतेह 1 फतेह 2 से अटैक किया हमारी आर्मी के थ्रू, और जो हमारी और ऑपरेशंस थे उनको कंडक्ट किया। फिर एयरफोर्स ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया, जिसमें एयरफोर्स ने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए अपनी न्यू एक्विजिशन जो थी वो J-10 और PL-15 मिसाइल, जो कि दूर तक मार करने वाले थे और जो इंडिया के रफेल्स को गिराने में कामयाब हुए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और ये पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने या किसी आर्म फोर्सेस ने दुश्मन के खिलाफ अपना साइबर अटैक को इस्तेमाल किया, अपनी काइनेटिक अटैक के साथ कंबाइन करके और उसको इंटीग्रेट करके। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके अंदर हमारी EW, हमारी स्पेस, हमारी साइबर, हमारी UAV फोर्स, आप देखें जी हमारे जो UAVs थे वो दिल्ली तक घूमते रहे, और उन कुछ लीडरों के भी जो थे होम टाउन्स के ऊपर घूमते रहे। और आप देखें इंडिया की एक हमेशा से जो थी कि वो जो प्रोपोगेंडा जो मेंटालिटी है कि जी हमारे मुल्क में तो अगर पाकिस्तान से चिड़ी भी आएगी तो उसका जो हमने एक स्कैंडल बनाना है। तो इस सूरत में जब इंडिया के ऊपर UAV गुजरते रहे, उनमें से एक UAV भी भारत गिराने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि उन्होंने जब हमारे ड्रोन्स यहाँ पे भेजे, ये हारोप ड्रोन्स जो थे जो इजरायली मेड थे, उनके अंदर सर आपने आज़करा किया साइबर के हवाले से, तो फिर इस जंग के अंदर साइबर वॉरफेयर या सैटेलाइट की निगरानी, उसने इस जंग का पांसा पलटने में किस हद तक किरदार अदा किया? बिलखुसूस इसके साथ अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि जो नई तर्ज की जंग है उसमें डेटा, मालूमात या फिर राबिता निज़ाम जो है, ये जंगी तस्वुरात को किस हद तक बदल चुके हैं? ये जी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं भूल भी गया ये बात करना कि देखिए जिस वक्त हमने एयर ऑपरेशन लॉन्च किया था 6 और 7 की रात को, तो ये एक कंबाइंड ऑपरेशन था जिसके अंदर काइनेटिक और नॉन काइनेटिक फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया, और इसके अंदर जो थी ना साइबर का एक बड़ा अहम किरदार था। और वो ये था कि जिस वक्त ये एयर ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त साइबर भी जो थी वो इनएक्टिव थी, इनएक्टिव मतलब इनएक्शन थी। और उसमें ये इस तरह हुआ कि जब हमने अपनी साइबर कैपेबिलिटीज इस्तेमाल की, उसमें इंडिया का ग्रिड जो था वो 70% जो था बिजली उनकी बिठा दी गई, एंड दे वेंट इनटू डार्कनेस। फिर उनके और जितने कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे जो IT के बेस के ऊपर चलते थे वो सारे बिठा दिए गए, जो स्पेशली जो आर्म फोर्सेस के थे, और एयरफोर्स के तो 90% बिठा दिए गए। फिर उसके अलावा उनकी और जो सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ थी जो कि उनकी वॉर मशीन को हेल्प कर सकती थी, उन सबको भी एड्रेस किया गया और उनको बिठाया गया। तो आजकल तो जी जो फ्यूचर है वो साइबर वॉरफेयर का है, और इसका कॉम्बिनेशन जिस वक्त AI से बनता है तो वो एक और भी लीथल चीज़ बन जाती है, क्योंकि अब आप मशीन और कंप्यूटर ओरिएंटेटेड एंड बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर जब जा रहे होते हैं तो उसके अंदर एट टाइम इट्स डिसीजन मेकिंग में तो शायद वो ह्यूमन ब्रेन से आगे ना जा सके, लेकिन अदरवाइज कैलकुलेटिव जो मयज़ होते हैं उसके अंदर तो वो इट विल ऑलवेज सरपास द ह्यूमन माइंड। तो उसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, और जब वो साइबर के अंदर या आप EW की कैपेबिलिटीज़ के साथ उसको कंबाइन करते हैं तो आप एक बहुत लीथल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और फ्यूचर भी जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि जी AI का इस्तेमाल एक हद तक होना चाहिए, उससे अगर वो क्रॉस करेगा तो शायद वो ह्यूमन के लिए और या हमारी जनरेशंस के लिए आने वाले दिनों के लिए जो ये इस तरह के मशीन रिलेटेड जो होते हैं डिसीजन। ठीक है, मेरा सवाल अगर JF-17 थंडर के बारे में हो, दुबई एयर शो को अगर आप याद करें तो वहाँ पे भारतीय जो फाइटर पायलट्स थे उन्होंने उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाई। क्या इसे सिर्फ पेशावराना एहतराम कह सकते हैं, या फिर आप समझते हैं कि खामोश एतराफ़ है? और उसके बाद हमने ये भी देखा कि JF-17 थंडर जो है मुख्तलिफ ममालिक ने उसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया, तो क्या पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक नए दौर का आगाज़? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे। पहली तो चीज़ ये कि ये दुबई एयर शो का अगर आप बात करें और आप वहाँ
वहाँ पे इंडियंस की पाकिस्तान के जहाज़ के साथ तस्वीर खिंचवाने की बात करें तो मेरा ख्याल है ये जो दोनों चीज़ें आपने कही ये ठीक है कि जी एज एयरमैन यू वांट टू गो एंड गेट फोटोग्राफ विद दी एयरक्राफ्ट एंड स्पेशली जो आपके एडवर्सरी हों। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका क्या मुकाम है JF-17 का। JF-17 हैड ऑलरेडी मेड इट्स मार्क इन द वर्ल्ड मार्केट। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो JF-17 की वो ये है कि ये एक ऐसी प्राइस के ऊपर आपको जहाज़ मिलता है जिसके अंदर आप 4.5 जनरेशन के लिए जो भी आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं या जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो इस जहाज़ के अंदर अवेलेबल हैं। और ये इसके अंदर आपको ये भी ख़तरा नहीं है कि जी हम पे किसी किस्म की सैंक्शन लग जाएंगी। इसके ऊपर ये भी किसी किस्म का ख़तरा नहीं है कि आप उनके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो ये एक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है। और ये अब JF-17 जो है ये वॉर प्रूवन मशीन थी जिस वक्त ये वहाँ पे गई दुबई एयर शो के अंदर। पहली तो बात यह है कि इसने जो हमारा 6 और 7 की रात को जो ऑपरेशन हुआ देवर इन सपोर्ट रोल, ऑल्दो J-10 आगे थे और उन्होंने सारी केल्स अचीव की, लेकिन जो उसी सलाहियत के साथ जिसके अंदर आपका ISR रेडार था और PL-15 था, आपके पास एक जहाज़ अवेलेबल था बैकअप के अंदर उसी फैसिलिटी के साथ। और तो फिर जो इन्होंने जो S-400 के जो 2 बैटरीज को तबाह किया वो एक बहुत बड़ा कारनामा था। और आज तक ऐसा ना हुआ है अभी तक और पता नहीं यानी इस वक्त जो सूरत-ए-हाल में आजमाए हुए जो तैयारे हैं वही दुनिया के लिए दिलचस्पी का बायस बनेंगे। सर मेरा एक सवाल ये कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि अगर अब पाकिस्तान भारत की जंग होगी तो वो कम वक्त में ज्यादा तबाही फैलाने वाली शक्ल इख्तियार करेगी। आपको इसके इम्कानात किस हद तक दिखाई देते हैं, किस सूरत में, किस वजह से? मेरे तो ख्याल है जी ऐसी कोई बात नहीं। पहली तो चीज़ ये है कि जब ये मार्के हक या बुनियादुल मरसूस 10th को ख़त्म हुआ तो उस दिन से लेके आज तक इंडिया की तो ऐसी कोई कैपेबिलिटी बढ़ी नहीं है। नथिंग हैज़ चेंज ऑन ग्राउंड। इंडिया के पास कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है जिसके ऊपर वो जो है इतना बड़ा क्लेम कर सकते हैं या हमें किसी किस्म का खदशा होना चाहिए। सही। दूसरी एक और चीज़ है कि जी इंडिया ने अपनी लास्ट ईयर बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर उन्होंने एक अपना प्लान पेश किया 2035 के लिए। इस 2035 के प्लान के मुताबिक वो उनका ये था कि हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ये जितनी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उन हम सब को आपस में इंटीग्रेट करें ताकि हम एक फोकस किस्म का रिस्पांस दे सके, जो कि वो नहीं कर सके थे ये मार्के हक के अंदर। और फिर उसके बाद अब इस साल उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस का जो बनाया जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है वो ये है कि जी हमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन बनानी चाहिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसके लिए हम उसको खड़ा करें ताकि हम उसी किस्म का काम कर सकें जिस तरह के पाकिस्तानियों ने हमारे साथ किया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया हमारे से 20 साल पीछे है, लेकिन उन्होंने जो उनका डॉक्यूमेंट है वो यही कहता है कि जी हमें जो कैपेबिलिटी चाहिए वो वही चाहिए जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की इस मार्के हक के अंदर, जो मल्टी डोमेन की और आर्म फोर्सेस की इंटीग्रेशन की जो पाकिस्तान का लेवल था वो उसी लेवल के ऊपर अब हमने अपनी आर्म फोर्सेस को लेके जाना है। तो आप मुझे बताएं कि एक आर्म फोर्सेस जो अभी उस कैपेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकी और उसके प्लान के अंदर वो 2047 तक है और जो उनकी इंटीग्रेशन है जो स्टेप 1 है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए वो 2035 उसकी अचीवमेंट टाइमलाइन है। तो हाउ कैन दैट कंट्री कम अप विद अ प्लान जहाँ पे वो अपनी आर्म फोर्सेस को दोबारा से पिच करें पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट? मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई, यानी इस वक्त उनके पास वो कैपेसिटी मौजूद है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर इस तरह की चाह उनके दिल में ज़रूर होगी कि वो शर का कोई उनसर जो है उसे नुमाया ज़रूर रख सकें। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ईरान अमरीका मुमकिन मुकम्मल जंगबंदी के ऊपर बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कही जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया तो कहा गया कि यह मंसूबा अपना हरमुज में तजारती आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए, लेकिन अमरीकी सदर 2 रोज बाद ही मायूस हो गए और उन्होंने अब यह ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया गया और इस फैसले की वजह पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक की दरखास्त और ईरान के साथ मुमकिन मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त है।
लेकिन इसी तनाजुर में आलमी मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए दोनों मुल्क एक सफ़े की दस्तावेज पर मुत्तफिक होने के करीब हैं और ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल दरामद रोकने को इस हवाले से एक अहम अलामती कदम करार दिया जा रहा है। लेकिन यह शायद मंसूबे पर अमल दरामद रोकने की वाहिद वजह नहीं, क्योंकि सदर ट्रंप इस 2 रोज़ा मंसूबे के दौरान ही खलीज और खुसूसन आबना हरमुज की सूरत हाल एक बार फिर शदीद कशीदगी का शिकार होते देख चुके हैं, जिसने न सिर्फ आलमी तजारत बल्कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से भी कई सवालात को जन्म दिया। सदर ट्रंप हमेशा की तरह इस तमाम सूरत हाल से बेनियाज दिखाई दिए या जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद, लेकिन वो अब मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा लौटने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को वक्ती तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया गया जब इस मंसूबे के बायस खत्ते में बराह रास्त तसादुम के खदशात बढ़ते चले जा रहे थे। ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान इतवार के रोज किया गया था। उसका बुनियादी मकसद आबना हरमुज में फंस जाने वाले तजारती जहाजों को बाहिफाजत निकालना और आलमी बहरी आमदोरफ्त को बहाल करना था। और अमेरिका के मुताबिक ईरान की जानिब से इस अहम आबी गुजरगाह की बंदिश के बायस तकरीबन 1550 तजारती जहाज खलीज में महसूर हैं, जिन पर 22,000 से ज्यादा मल्ला सवार हैं। और इस सूरत हाल ने आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील को मुतासिर करने के अलावा शिपिंग इंडस्ट्री में भी बेचैनी पैदा की है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक इस ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर फौजी वसाइल इस्तेमाल हुए। उनमें गाइडेड मिसाइल से लैस जंगी जहाज, 100 से ज्यादा तैयारे, ड्रोन्स और तकरीबन 15,000 फौजी एहलकार शामिल थे। और बज़ाहिर महदूद नौइयत का ऑपरेशन था, लेकिन इसकी नौइयत और दायरे कार ने इसे एक मुमकिना बड़े फौजी तसादुम की शक्ल दे दी। प्रोजेक्ट पे अमल दरामद शुरू होते ही खत्ते में सूरत हाल गैर मामूली तौर पर कशीदा हुई। ईरान ने दावा किया कि उसने अमरीकी जंगी जहाजों पर फायरिंग की, जबकि अमरीका ने उसके जवाब में ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने की बात कर दी। अमरीका ने अगरचे ईरान के उन तमाम दावों की तरदीद की कि उसके किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसने यह तस्लीम किया कि ईरान की जानिब से क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों के जरिए हमले किए गए। उन कार्रवाइयों से यह जरूर वाज़ेह हुआ कि दोनों फरीक एक दूसरे के साथ बराह रास्त तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबनाए में हालात खराब हुए तो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ने 6 ईरानी कश्तियों को तबाह किया, जो मुबैना तौर पर तजारती जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ईरान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो सिर्फ उन जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो उसके मंजूर शुदा रास्तों से हटके गुजरने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन के दौरान एक अहम सवाल यह भी पैदा हुआ कि आया अमेरिका तजारती जहाजों को बराह रास्त फौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा या नहीं। इब्तदाई तौर पर इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई, जिसने शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस इदारों के खदशात पे गैर मामूली तौर पर इजाफा किया। यूं ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद खत्ते में पैदा होने वाली कशीदगी ने जाहिर किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूद नाजुक जनबंदी किसी वक्त भी टूट जाएगी। लेकिन अब ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुअत्तली को एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पे देखा जा रहा है, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अमरीकी शिकस्त के तौर पे पेश किया है। ईरानी क़यादत के लिए यह बयानिया दाखिली सतह पे निहायत अहम है, क्योंकि वो इसे अपनी मज़ाहमती पॉलिसी की कामयाबी के तौर पर पेश कर सकता है। लेकिन हकीकत शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान किसी हतमी मुआहदे का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। और इस दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बीजिंग का दौरा एक और अहम पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। वो एक सिफारती वफ़द के हमरा चीन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से हुई। यह दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद यह पहला मौका है जब ईरान और चीन ने खुलकर मुशावरत की। चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। इस अहम मुलाकात के चंद ही रोज बाद अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान, चीन और अमरीका के दरमियान एक सह फरीकी सिफारती तवाजुन कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हर फरीक अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डाले, जबकि चीन बज़ाहिर गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी इक्तसादी मफादात को तरजीह दे रहा है। और दूसरी जानिब ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा पर हमलों के हवाले से उस पर आयद किए जा रहे इल्जामात की तरदीद की और कहा कि उसने किसी भी हमले में हिस्सा नहीं लिया। फुजैरा बंदरगाह पे आग लगना इस कशीदगी के दौरान एक बड़ा वाकया था, जिसके फौरन बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी और उसी लम्हे ये वाज़ेह हुआ कि खलीज में जारी कशीदगी महज बहरी रास्तों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसके असरात सिफारतकारी, इलाकाई तवाजुन और खास तौर पर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों तक गहरे हो चुके हैं। उस हमले ने एक बार फिर इस नाजुक तवाजुन को हिलाया, जिसे बड़ी मुश्किल से जंगबंदी के बाद कायम किया गया था। और अब सवाल यह नहीं कि कशीदगी बढ़ेगी या नहीं,
बल्कि यह है कि उसे कहां और कैसे रोका जा सकता है। फुजेरा बंदरगाह की अहमियत अपनी जगह मुसल्लिमा है, क्योंकि आबनाए हरमुज की अमली बंदिश के बाद फुजेरा एक ऐसे मुतबादिल रास्ते के तौर पर सामने आई थी जिसके जरिए यूएई अपनी तेल बरामदात को जारी रख सकता था। यही वजह है कि जब उस बंदरगाह को निशाना बनाया गया तो उसका पैगाम सिर्फ एक तंसीब को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि यह बावर करवाना था कि मुतबादिल रास्ते भी महफूज नहीं है। फुजेरा पर हमले के बाद पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन पेचीदा हुई। एक तरफ वो ईरान और अमेरिका के दरमियान राबिताकारी और कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ खलीजी ममालिक के साथ भी उसके करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने फुजेरा पर हमले के बाद जब वाज़ेह तौर पर यूएई के साथ यकजहती का इजहार किया और हमलों की मजम्मत की, तो यह एक सिफारती जरूरत के अलावा सिफारती तवाज़ुन बरकरार कर रखने की भी कोशिश थी। लेकिन यह इकदाम पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए मसला यह नहीं कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करे, बल्कि यह है कि हर मौक़िफ़ किसी न किसी फरीक को नाखुश करता है। वो अगर खामोश रहता तो अमाराती क़यादत नाराज होती। जब उसने मजम्मत की तो ईरान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ हल्कों के लिए एक इशारा था कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक की जानिब झुकाव रखता है। यही वो नाजुक तवाज़ुन है जिस पर चलना किसी भी सालिस के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ करता है। फुजेरा पर हमले ने इस तवाज़ुन को मजीद कमजोर किया, क्योंकि यह वाक़या एक ऐसे वक्त पे पेश आया जब जंगबंदी पहले ही नाजुक बुनियादों पर कायम है। अमेरिका की जानिब से आबनाए हरमुज में जहाज रानी की बहाली के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर मुअत्तल जरूर है, लेकिन उसके असरात खत्म नहीं हुए। फरीकैन के दरमियान एतमाद की कमी बरकरार रही और इसी खला में ऐसे हमले जन्म लेते हैं जो बज़ाहिर महदूद होते हैं, लेकिन उनके असरात दूरस होते हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी के बाद ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में फैसला कुन किरदार अदा किया था, और यही वजह है कि उसे अब भी एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब यह है कि वह न सिर्फ पसे पर्दा सिफारतकारी जारी रखे, बल्कि दोनों फरीकों का उस पर एतमाद भी रहे। दूसरी जानिब यूएई का रद्द-ए-अमल भी इस पूरी सूरत हाल को गैर मामूली तौर पर हसास बनाता है। उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि उसे जवाब देने का हक हासिल है, और अगर यह हक इस्तेमाल किया जाता है तो कशीदगी एक नए मरहले में होगी। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश यही हो सकती है कि वो दोनों फरीकैन को तहम्मुल का मशवरा दे, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी बात सुनी जाएगी। यहां एक और अहम पहलू भी सामने आता है, और वो है आलमी ताकतों का किरदार। अमेरिका की मौजूदगी और उसकी हिकमत अमली, ईरान का रद्द-ए-अमल और खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी तरजीहात, ये पूरा मंजरनामा एक ऐसा माहौल है जहां किसी एक मुल्क की सालसी महदूद होती है और पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह अहम भी है, काबिल कदर भी। लेकिन अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद खत्म किए बगैर उनका कामयाब होना किस हद तक होगा, ये एक सवाल है। फुजेरा पर हमले ने एक और हकीकत भी वाज़ेह की, और वो ये है कि कशीदगी अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां बराह रास्त जंग की बजाय महदूद लेकिन बार बार होने वाले हमले मामूल बन सकते हैं। इस तर्ज को बाज माहिरीन कंट्रोल्ड एस्केलेशन कहते हैं, जहां फरीकैन मुकम्मल जंग से बचते हुए भी एक दूसरे पर दबाव बरकरार रखते हैं। इस सूरत हाल में सालसी मजीद मुश्किल होती है, क्योंकि जंग किसी न किसी सतह पर जारी होती है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब यह है कि उसे एक तवील और गैर यकीनी अमल के लिए तैयार रहना होगा। फौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदाना नहीं, बल्कि इसे मुसलसल राबिताकारी, एतमाद साजी और सिफारती दबाव के जरिए माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखना होंगी। लेकिन उसके साथ साथ अपने इलाकाई ताल्लुकात में भी तवाज़ुन कायम रखना होगा, जो इस सारे अमल में बार बार आजमाइश का शिकार है। फुजेरा का वाक़या इसलिए अहम है कि उसने न सिर्फ तवानाई के आलमी निज़ाम को मुतासर किया, बल्कि उसने सिफारती कोशिशों की कमजोरियों को भी बेनकाब किया। यह वाज़ेह हो चुका कि अगर बुनियादी तनाज़ात हल न हो तो मुतबादिल रास्ते, आर्जी जंगबंदियां और सिफारती बयानात देर पा इस्तेहकाम नहीं ला सकते। फुजेरा पर हमले ने इस तवाज़ुन को एक बार फिर हिलाया है, और इसके असरात फौरी तौर पर खत्म होने के ज्यादा इम्कानात नहीं है। मुज़ाकरात का अमल सुस्त है, एतमाद कमजोर है, जमीनी हकायक बदल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें एक नए इम्तिहान से गुजर रही हैं, जिस पे कामयाबी का दारोमदार सिर्फ कोशिशों पर नहीं, बल्कि फरीकैन की नीयत और आलमी माहौल पर भी है। लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, और तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पुरुमीद है कि मौजूदा जंग को मजीद फैलने से कबल रोक लिया जाए, ताकि दुनिया और खासतौर पर खत्ते में बेयकीनी की हालिया लहर का खात्मा। इसी मंजरनामे में बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस मंजरनामे पे कि इसका आउटकम अब क्या निकलेगा, इस जंग के असरात क्या निकलेंगे, और वो जो एक्सयूस का वन पेजर है उसमें कितने हकाइक नज़र आते हैं, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डेली टाइम्स के एडिटर हैं वाशिंगटन से दुर्रे अकरम साहिबा ने। दुर्रे अकरम साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दिफाई तजियाकार हैं, चेयरमैन है तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। गुल साहब आपका भी मशकूर हूँ। गुल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसका ऐलान किया गया 2 दिन के अंदर ही, इतने वसाइल मुख्तस करने के बाद उसे हाथ उठा लिया गया और उसके नताइज भी कुछ नहीं निकले, तो ये फौजी वसाइल इतने इस्तेमाल करके वो जो पोस्चरिंग करनी थी अमेरिका ने, क्या वो उसमें कामयाब हो गया, या फिर उसे ये लगा कि बेवक्त की रियाजत है, छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अमेरिका इस किस्म की कोशिशें कर रहा है, ये तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि एक अटर कन्फ्यूजन अमेरिका के अंदर पाया जाता है।
जिससे वादे नजर आ रहा है कि या तो उनके दफ्तर खारजा के अंदर भी कमजोरियां हैं और उनके महकमा दिफा के अंदर भी कमजोरियां हैं, और जो व्हाइट हाउस है उसके अंदर भी एक बेरब्त पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आए दिन पॉलिसी की तब्दीली होना और उसके ऊपर एक दोबारा से थॉट प्रोसेस डेवलप होना, इससे उनकी साख को बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर नुकसान पहुंच चुका है। पहुंच रहा तो दूर की बात हो गई है। अब जो इन्होंने फ्रीडम का बात की थी, उससे पहले आपको याद है कि ईरान ने शर्त रखी थी कि हमारा जो जहाज आपने अगवा किया है और जिसका बकायदा इंजन रूम को खोल के नाकारा बनाया गया और उसके 12 लोगों को, क्रू मेंबर को पकड़ लिया गया, वो पाकिस्तान के हवाले किए गए। इससे मतलब ये है कि बैकडोर चैनल जो हैं वो ओपन है। दूसरी जानिब जो है हम ये देखते हैं कि आबनाए हुर्मुज से भी बहरी जहाजों को गुजरने के लिए इजाजत दे दी गई। वो IARGC की जानिब से जो पहले चिड़िया को भी गुजरने की इजाजत वहां नहीं दे रही थी। दिस शोज के एक कहीं आपस में एक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो रही है, और चाइना का विजिट जो है वो शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि चाइना ने जाहिर है पीछे से जो हमेशा से वो ये बात करते आ रहे थे कि हमें गारंटीज चाहिए, और चाइना जो है वो रिलक्टेंट था गारंटी देने पे। लेकिन अब क्योंकि चाइना को ये समझ आ चुकी है बड़े वाज़े तौर पर कि अब जो हुर्मुज की बंदिश है वो असल में ईरान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए की गई है, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर वस्त मई के अंदर जब वो तशरीफ लाते हैं अगर बीजिंग, तो एयरफोर्स 1 की लैंडिंग से पहले मामला तो तय करने पड़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि एक जो ड्राफ्ट है 1 पेजर वो शायद आ सकता है, और ये अगले 48 घंटे जो हैं ये बड़े अगले 48 घंटे जो हैं उसी के दौरान ही पाकिस्तान के अंदर फिर से ये जो महफिल है ये सजाए जाने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। दुर्रे अकरम साहिबा, जिस तरीके से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ये बात कर रहे हैं कि अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रैप अप हो सकती हैं, आप क्या समझती हैं कि मकासद जो हासिल अमेरिका करना चाहता था उस पोजीशन के बाद के जिस पोजीशन पे उसको खिफ़त उठाना पड़ रही थी, क्या अब उससे किसी हद तक हालात मुख्तलिफ हैं या उससे ज़्यादा ज़रबे दे के उसके लिए हालात मुश्किल हो चुके हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन यासिर। सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि पिछले एक हफ्ते से कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि जहां पर अमेरिका और इसराइल रेडी हैं फॉर अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, वहीं पर वाशिंगटन DC से और तेल अवीव से ये खबरें भी आ रही थी कि शायद शॉर्ट टर्म वॉर के लिए अमेरिका फिर दोबारा से आमादा है टू पुट प्रेशर ऑन ईरान टू टाइटन इट्स स्क्रूज, के आपको डिलिब्रेशन टेबल पर बैठना पड़ेगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज की और कल के होने वाले बयानात ने ये तो वाजे कर दिया है कि जंग तो दोबारा शुरू नहीं होने वाली। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, देखिए अब बात ये है कि वहां पे तकरीबन 200 के करीब शिप्स फंसे हुए हैं, और अमेरिका यहाँ पे अपनी भी पावर दिखाना चाहता था ऑफ कोर्स, और ईरान ने साथ साथ अपनी भी रिटेलिएशन का मुजाहिरा किया है। जब ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को अनाउंस किया तो एक स्टेप दिखाना था, पावर शोइंग स्टेप था ना कि हम कितने स्ट्रांग हैं। वॉशिंगटन DC में प्रेसिडेंट ट्रंप को ये तो खुली इंडिकेशन और मैसेज मिल चुका है कि अब नाए हुर्मुज के बंद होने से हम पे इतना खास असर नहीं हो रहा। यूरोपियन यूनियन पे असर होता है तो यूरोपियन यूनियन से वैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े से नाला है बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग सपोर्ट ऑन द ईरान इशू। बिल्कुल हमीद गुल साहब ने बिल्कुल सही ये बात कही, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, कि ये जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो तो चाइनीज इकोनॉमी पर ही सबसे ज्यादा, अगर बिगर इकोनॉमीज की बात की जाए तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं, और अमेरिका भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पर कहा यह जाता था कि शायद ये सब कुछ रैप अप होगा कोइंसाइडिंग विद प्रेसिडेंट ट्रम्प्स विजिट टू चाइना, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिका और चाइना के माबैन होने वाले अपने मामलात को भी तो सीधा करना है ना, और उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ जाएंगे। तो क्योंकि ही इज अ पर्सनालिटी ड्रिवन, ही इंडल्जेस इन पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स, तो वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर हैंड के साथ जाएंगे तो अपने मामलात पर अच्छे तरीके से बात करेंगे। टैरिफ की बात हो, सेमीकंडक्टर्स की बात हो, टेक एरिया की बात हो, फाइनेंसिंग की बात हो, ये तो एक रियलिटी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जैसे बात ये है कि ये अमेरिका नाकाम हो गया है या अमेरिका फंस गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका के पास गोला बारूद है, अमेरिका के पास हथियार है। अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं
कि अगर वो चाहे तो ये जंग अगले 100 साल तक भी चल सकती है। लेकिन ये रियलाइजेशन अब वॉशिंगटन डीसी में जरूर हो गई है कि ये 100 साल तक चलेगी भी, अगर चल भी गई तो हम इससे कोई फायदा नहीं ले सकेंगे। उसी तरीके से जंग के मकासद जो है वो हासिल नहीं किए जा सकते, इस वजह से तरजीहात जो है वो कुछ बदलाव का शिकार है या उनमें कोई मुस्बत बदलाव देखने में आ रहा है। गुल साहब, ये देखा जाए कि आबनाए हरमुज अगर खुल जाए लेकिन फिर टोल टैक्स या सिक्योरिटी फी किसी हद तक वसूल करने दिया जाए, अमेरिका इस ज़िमन के अंदर छूट दे जाए कि ठीक है रिहैबिलिटेशन के लिए आप ये चीज़ें जो हैं वो उसका पैसा इधर से वसूल कर सकते हैं, तो इसका नुकसान अमेरिका को तो नहीं होना। अमेरिका ने तो वो पैसे नहीं देने, अमेरिका तो वो वाजिबात नहीं अदा कर रहा कि जो नुकसान उसने पहुंचाया, तो जो दीगर ममालिक वो वाजिबात अदा करेंगे उनका रिएक्शन क्या होगा और फिर पॉस्चरिंग क्या होगी? देखिए, ऑपरेशन फ्रीडम के पहले बात कर लें। ऑपरेशन फ्रीडम तो सीधा सा यही है कि अमेरिका को फ्रीडम देना है, बुनियादी तौर पे जंग से निजात हासिल करने का एक तरीका था। अब उनको मालूम है कि अमेरिका इस जंग को, जैसे अभी बहन ने फरमाया, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के पास गोले बारूद तो सोवियत यूनियन के पास भी थे, लेकिन वो क्यों कोलैप्स किया था? फिर उसके सबसे बड़ा आर्सनल था उनके पास न्यूक्लियर का, और सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी तकरीबन 35 लाख लोगों की, लेकिन उसको कोलैप्स होना पड़ गया था। और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। अमेरिका को इसलिए फर्क पड़ता है कि ये आबनाए हुर्मुज है, यहाँ उनको जो मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं वो ममालिक यहाँ शामिल हैं। उनके एलाइज, अरब एलाइज, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका दुनिया का पैसा खींच के अमेरिका में ले आया है, पेट्रो डॉलर की तरफ उसने लोगों को रुझान बनाया, उसने अपने इन्वेस्टमेंट से जो है वो इन लोगों से करवाई, तो ये उनके खतरे में पड़ जाती है। अब जो जहां तक मैसेज है, देखिए अमेरिका कभी भी एक पैसा नहीं खर्च करता अपना, उसकी आदत है वो लोगों से लेके इधर का माल उधर कर देता है, वो भी उसमें अपना कट रख लेता है। इसलिए अब $270 बिलियन एक तखमीना उन्होंने दिया हुआ है, और वो ईरान ने कॉम्पनसेशन क्लॉज की बात की है, उसके अंदर वो हवाला जात देते हैं लॉकर बी केस के अंदर जो लीबिया के हवाले से हुआ था। इसलिए ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका उनको कॉम्पनसेट करने के लिए आबनाए हुर्मुज पे हो सकता है उनको कोई लेवी या सरचार्ज लगाने की इजाजत दे, लेकिन इससे उनके जो इत्तेहादी हैं वो शदीद नाराज हो जाएंगे, और ये वाज़ेह हो जाएगा कि अमेरिका ने कहीं उनकी टर्म्स के ऊपर डिक्टेशन कबूल कर ली है, जो कि नेचुरली अमेरिका की एग्जिस्टेंस के लिए, उनकी सुपीरियरिटी के लिए और उनकी बीइंग अ सुपर पावर स्टेटस को बराह रास्त चैलेंज करेगा। इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। जंग जो है वो, आपको याद है मैंने आपके पिछले मैंने कहा था जंग नहीं होगी। जंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि जंग करने के बाद ही तो नतीजा मुज़ाकरात की टेबल का निकला था, और दो ममालिक ने मिलकर हमला किया था। उनकी तमाम स्ट्रेटेजी जो थी वो फेलियर हो गई है। उनके पास अभी मजीद जंग करने के लिए, हाँ जंग तो की जा सकती है। जिस तरह से जनरल वेस्टमोरलैंड कहता था ना, वियतनाम के अंदर 5 लाख ट्रूप्स उसके पास थे, उसका कहता था कि गिव मी मोर रिसोर्सेज, गिव मी मोर ट्रूप्स, आई कैन विन दिस वॉर। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर नतीजा उसका जो हुआ, अफगानिस्तान में भी जंग के मुतालिक यही कहा जाता था कि सेंटकॉम कहती थी कि लाओ हमें पैसा दे दो, हमें मजीद ट्रूप्स दे दो, हमें जो है वो इजाजत दे दो तमाम उस वेपन को इस्तेमाल करने की जो माजी के अंदर लोगों ने कहीं इस्तेमाल नहीं किए। इसलिए हाउएवर, कमिंग टू बैक टू द पॉइंट, इससे जो उनके इत्तेहाद है वो कमजोर पड़ेगा। नतीजा ये होगा कि अमेरिका को एक ऐसा डिप्लोमेटिक चैलेंज सामने आएगा जो मेरे ख्याल में उसकी मईशत पे बराह रास्त डिप्लोमेटिक चैलेंज उसको फेस करना पड़ेगा और उसकी मईशत के ऊपर उसके असरात पड़ना ही है। लेकिन इसका कोई आउटकम बेहतर निकला है तो उसी हवाले से दुनिया इस वक्त इंतजार में बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और दुर्रे अकरम साहिबा इस हवाले से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।